Hello everyone, Radhe Krishna to all of you. I hope you all guys are doing well there. Today we will read the second part of your third chapter, which is a black aeroplane. What is a black aeroplane? भाई नाम तो बड़ा अजीब सा है, नाम सुन के लग रहा हो काला हवाई जहाज। भाई हवाई जहाज ही तो है, काला हो या गोरा क्या ही फर्क पड़ता। बट नहीं, आपके चैप्टर का नाम है ब्लैक एरोप्लेन। सो दिस इज अयाना अग्रवाल। लेट्स गेट स्टार्टेड। First, let's have an introduction about the author of this chapter, who is Frederick Frost. What was the full name of your author? Frederick McCarthy Frost was born in 25th August 1938 in England. मतलब आपके जो ऑथर थे फ्रेडरिक, उनका पूरा नाम था मैकार्थी फॉस्ट और उनको जो जन्म था वो 25 अगस्त को 1938 के इंग्लैंड में हुआ था। ऑक्यूपेशन ब्रिटिश ऑथर, known for the political thrillers and suspense novels। यानी कि इनका व्यवसाय क्या था? ब्रिटिश ऑथर, ये एक ब्रिटिश ऑथर थे अपने व्यवसाय से। उसके साथ साथ इनको एक पॉलिटिकल थ्रिलर भी माना जाता है और उसके साथ साथ ये सस्पेंस नॉवल भी लिखते थे। मतलब एक ऑथर भी थे, ऑथर के साथ सस्पेंस नॉवल भी लिखते थे और पॉलिटिकल थ्रिलर भी इनको जाना जाता है। फेमस वर्क The Day of the Jackal 1971, a best-selling novel that cemented his reputation. Career background: former journalist for Reuters and BBC as well as a Royal Force pilot. Writing style: famous for detailed research and realistic portrayals and episodes and critical intelligence. तो ये सब आपके ऑथर के बारे में। So let's read our chapter that what is the story of this chapter। इसका नाम है ब्लैक एरोप्लेन, लेकिन थोड़ा नाम भी सस्पेंस क्रिएट कर रहा है और आपको भी माइंड में गोल गोल चक्कर से आ रहे होंगे, आसपास तारे और सूरज भी दिख रहे होंगे। हैं, ब्लैक एरोप्लेन, बड़ा अजीब सा नाम है। तो हम करते हैं आपके सस्पेंस को क्लियर और करते हैं आपके प्यारे से चैप्टर की शुरुआत। वो है ब्लैक एरोप्लेन। The moon was coming up in the east behind me, and stars were shining in the clear sky above me। यानी कि रात का समय था। भाई तारे और चंद्रमा तो रात में दिखेंगे, दिन में थोड़ी देखेंगे। हाँ, रात का समय था। चंद्रमा पूरब से आ रहा था, ईस्ट से। ईस्ट का मतलब होता है आपका पूरब। साफ आसमान में मेरे ऊपर तारे टिमटिमा रहे थे। यानी कि आपके जो ऑथर है वो खुद इस स्टोरी को लिखते हैं और सोचते हैं और बोलते हैं कि भाई रात का समय था, साफ आसमान थे, मेरे ऊपर ढेर सारे सितारे, चंद्रमा और न जाने कितनी सारी चीज़ें चमचमा रही थी। There wasn't a cloud in the sky. I was happy to be along high up above the sleeping countryside। आसमान में बादल नहीं थे, मैं खुश था कि मैं अकेला उस सोते हुए देश के ऊपर उड़ रहा हूँ। यानी कि उस समय आसमान में एक क्लाउड भी नहीं था, आसमान एकदम सफ़ेद और चमचमाता था और वो खुश थे अंदर ही अंदर कि हाँ, इस दुनिया में इस वक्त हर बंदा सो रहा है, लेकिन मैं सुंदर आसमान की सवारी कर सकता हूँ, इसे फील कर सकता हूँ कि हमारे सराउंडिंग में क्या चल रहा है। नेक्स्ट, I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England. I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. I looked at my watch, 1:30 in the morning. मैं अपने पुराने डकोटा हवाई जहाज में फ्रांस के ऊपर था और इंग्लैंड वापस जा रहा था। मैं अपनी छुट्टियों की कल्पना कर रहा था और अपने परिवार के साथ होने का इंतज़ार कर रहा था। मैंने अपनी घड़ी देखी, सुबह के 1:30 बजे थे।
यानी कि आपके जो ऑथर है वो अपने पुराने डकोटा प्लेन से जा रहे थे फ्रांस के ऊपर से इंग्लैंड की तरफ, और अपनी छुट्टियों को इमेजिन कर रहे थे। आपने देखा होगा जो बंदा वर्क करता है ना, हार्ड वर्क करता है, स्पेशली हफ्ते में कंटिन्यूस लगा रहता है, तो उसको अपनी छुट्टियों का बहुत इंतज़ार रहता है। वो बंदा हमेशा यही चीज़ सोचता है कि मैं अपनी छुट्टियों को कैसे यूटिलाइज़ करूँ। तो ये सारी चीज़ें आपके जो ऑथर हैं उनके माइंड में भी चल रही थी, कहीं ना कहीं डूब रही थी कि हाँ भाई अब तो थोड़ा आराम करूँगा, अपने परिवार के साथ समय बिताऊंगा। ऐसा कौन है जो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहता? एवरीवन वांट्स टू स्पेंड द टाइम विद देयर फैमिली, इवन द ऑथर वांटेड टू डू सेम थिंग, बट देयर वाज गेटिंग 1:30, यानी कि रात के 1:30 बज रहे थे। नेक्स्ट पढ़ते हैं। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून। आई थॉट, उन्होंने सोचा कि मुझे ना पेरिस कंट्रोल को तुरंत ही कॉल करना चाहिए। एज आई लुक डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन आई सा द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। यानी कि वो कहते हैं कि मैंने नीचे की तरफ झुक के देखा तो मैंने एक बड़े से शहर में जगमगाती और चमचमाती ढेर सारे लाइट्स देखी, ढेर सारे बल्ब्स देखे। आई स्विच ऑन द रेडियो एंड सैड पेरिस कंट्रोल डकोटा DS-088 एयर। मैंने अपना रेडियो ऑन किया और पेरिस कंट्रोल को बोला डकोटा 0S88 एयर, यानी कि उनका जो प्लेन था उसका नाम था डकोटा DS-088 एयर। उन्होंने कहा कि डकोटा 088 एयर आसमान में उड़ रहा है। उस समय क्या होता था कि आप कोई भी एक प्लेन उड़ा रहे हो, ठीक है, एरोप्लेन, हवाई जहाज या अपना खुद का पर्सनल हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हो, तो आपके पास एक रेडियो होता है। उस रेडियो का कनेक्शन मेन अपार्टमेंट से होता है जहाँ पे इन सबको सही किया जाता है, फ्लाइट टेक ऑफ किया जाता है, सारी नॉलेज वहाँ पे होती है। तो सब एरोप्लेन्स के पास होता है। मान के चलो कोई एरोप्लेन में खराबी हो जाए या कोई इशू हो जाए, तो उसकी हेल्प के लिए आपके ये रेडियो अवेलेबल रहते हैं। तो आई थिंक वो आपके जो ऑथर थे तो उनको लगा कि यार समथिंग इज़ रॉन्ग, समथिंग इज़ अबाउट टू रॉन्ग, समथिंग इज़ लाइकली टू रॉन्ग। तो उनके माइंड में सस्पेंशन चालू हो गया। भाई उनको लगा आई हैव टू सेव माई सेल्फ, मुझे अपने आप को सुरक्षित महसूस करना पड़ेगा भाई, बिकॉज आई एम इन डेंजर, आई एम इन द जेपार्डी सिचुएशन, तो आई हैव टू डू समथिंग, मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो वो कॉल करते हैं पेरिस में और बोलते हैं कि 088 एयर, ये मैं यहाँ पे हूँ, कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? जैसे अपन किसी को कॉल करते हैं, अपनी आवाज़ नहीं जाती, नेटवर्क का इशू रहता है, तो इन द सेम वे ऑथर वाज आस्किंग कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर, मैं अपने रास्ते में हूँ इंग्लैंड के ऊपर। यानी कि उसको ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड मेरे आसपास है, मेरे करीब है। तो ही वॉज ट्राइंग टू गिव द सिग्नल पेरिस को कि कैन यू हियर मी, कैन यू लिसन मी, बट उनकी आवाज़ नहीं आ रही थी, कुछ इशू हो रहा था। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, और आवाज़ तुरंत उनको उत्तर दिया, DS-088 आई कैन हियर यू। वो बोलते हैं कि DS-088 मैं तुम्हें सुन सकता हूँ, आई कैन हियर यू, यू ऑट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ DS-088 ओवर। अब वो जो उनको बंदा सुन सकता है रेडियो से, वो बोलता है कि अब आपको 12 डिग्री पश्चिम की तरफ मुड़ना है, DS-088 ओवर, क्योंकि आपके जो ऑथर थे वो अपना रास्ता भटक गए थे। दैट्स वाई ही कॉल्ड in radio station and he was asking for help, he was begging for help. Let's see what happened next. I checked the map and the compass, switched over to my second and last fuel tank and turned the Dakota 12 degrees west towards England. उन्होंने अपना मैप चेक किया, अपना कंपास चेक किया। मैप तो आप समझते हैं बेसिकली मैप क्या होता है, कंपास होता है, इसको हिंदी में दिशा सूचक यंत्र बोलते हैं कंपास को, ठीक है। ये आपको बताता है घने जंगलों के अंदर कि आपको कौन सी दिशा की तरफ जाना है। यानी कि उसमें 4 सुइयाँ रहती हैं, आई थिंक 2 सुइयाँ काम करती है, 4 सुइयाँ उसके अंदर रहती है, तो आपको दक्षिण और उत्तर की दिशा का वो ज्ञात कराता है, ठीक है। इसको कंपास बोलते हैं, हिंदी में उसको दिशा सूचक यंत्र बोलते हैं, ठीक है। स्विच ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, ठीक है।
और आखिरी में ईडन के टैंक की संचालन आ गया था और डकोटा को 12 डिग्री पश्चिम इंग्लैंड की तरफ मोड़ दिया। यानी कि उनका जो फ्यूल था वो टैंक ख़त्म होने वाला था, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि वो भटक गए थे उस समय आसमान के अंदर। तो आप उनके पास मैसेज आता है रेडियो स्टेशन की तरफ से कि आपके अपने डकोटा को 12 डिग्री घुमाइए इंग्लैंड की तरफ। तो वो उसको घुमा देते हैं, ठीक है। I'll be in time for breakfast. I thought a good big English breakfast. Everything was going well. It was an easy flight. और वो सोचते हैं अपने माइंड में कि मैं अपने घर में यानी कि वहाँ जो जाने वाले थे वहाँ पे नाश्ते के समय पे पहुँच जाएंगे, क्योंकि जो नाश्ता है वो केवल नॉर्मल नाश्ता नहीं है। आपको जो नाश्ता है एक शाही नाश्ता है। कुछ ठीक सा चल रहा था या एक सरल उड़ान थी, यानी कि वो अपने माइंड में कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं भटक गया हूँ तो इस बात से कतई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं भटक गया हूँ। इट डजंट मैटर एट ऑल। ये फ़्लाइट मेरे लिए बहुत ईजी है और आई बिलीव इन दैट कि मैं नाश्ते के टाइम पे, मैं जो रॉयल नाश्ता है उसके टाइम पे सेफली टेक ऑफ कर जाऊँगा। तो यहाँ तक आपका ये ख़त्म होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। पेरिस वॉज अबाउट 150 kilometers behind me when I saw the clouds. Storm clouds, they were huge, they looked like a black mountains standing in front of me across the sky. पेरिस मेरे पीछे 150 किलोमीटर रह गया था और मैंने अचानक से काले बादलों को देखा। जब मैं घर से निकला तो मौसम एकदम साफ था, लेकिन अचानक से मैंने जब प्लेन को उड़ाया और जब 150 किलोमीटर में पेरिस को पार कर गया तो मैंने पीछे अपने काले बादलों को देखा। वो तूफ़ानी बादल थे जो कि बहुत बड़े थे। They looked like a black mountain. उनको देखने में ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो काले काले पहाड़ मेरे सामने आकर सीधा खड़े हो गए हैं। I knew I could not fly up over them. मैं जानता था कि मैं उनको पार नहीं कर सकता या उनके ऊपर नहीं उड़ सकता। And I ought to go back to the Paris. I did not have enough fuel to fly around them to the north or south. और मेरे पास ज़्यादा फ्यूल भी नहीं था कि मैं अपने डकोटा को नाव से नॉर्थ या साउथ की तरफ ले जा सकूं। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस। मैंने पेरिस जाने की सोचा। आई थॉट बट आई वॉन्टेड टू गेट होम। लेकिन मैं घर जाना चाहता था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट। मैं जो रॉयल ब्रेकफास्ट था उस रॉयल ब्रेकफास्ट को चखना चाहता था। मैं उस रॉयल ब्रेकफास्ट को अपने परिवार के साथ खाना चाहता था, चखना चाहता था। आई टेक द रिस्क। और उसने अपने दिमाग में प्लान बना लिया, सोच लिया कि मैं रिस्क लूँगा। आई थॉट एंड फ्लू दैट द ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। और मैंने सोचा और अपने उस ओल्ड डकोटा को आसमान में उड़ा लिया, बादलों में। नेक्स्ट पढ़ते हैं। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग सडनली ब्लैक। बादलों के अंदर अचानक सब कुछ काला हो गया। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। ये असंभव था कि एरोप्लेन के पार मैं कुछ देख सकूं, बिकॉज जब हमारे आसपास कोई लाइटिंग्स नहीं होती, कोई कलर्स नहीं होता, तो हम आसमान को या हमारी सराउंडिंग्स को देख ही नहीं पाते। क्योंकि जब हमारे लाइट का इफेक्ट हमारी आंखों में पड़ता है तभी तो हम देख पाते हैं चीज़ों को। लेकिन पूरी जगह अंधेरा था, काले काले बादल छाए हुए थे, तो वो कैसे देख पाते। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। जो पुराना डकोटा था वो कूदा और हवा में टेढ़ा मेढ़ा उड़ने लगा। आई लुक्ड एट द कंपास। मैंने कंपास को देखा। आई कुड नॉट बिलीव माई आइज। और मैं अपनी आंखों पर विश्वास न कर पाया। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड। और जो मेरा कंपास था वो गोल 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 घूमे जा रहा था, बिकॉज उसके एरोप्लेन में फ्यूल भी नहीं था। आसमान में चारों तरफ काले काले बादल भी छाए हुए थे। एवरीथिंग वॉज लाइक अनवांटेड सिचुएशन। जो उसने सोचा था ना वो पूरी एकदम अनवांटेड सिचुएशन हो गई उसके सामने। भाई घर से निकला तो आसमान एकदम साफ था, लेकिन अपने ओल्ड डकोटा में बैठा तो फ्यूल भी फुल था, लेकिन आसमान में उड़ते उड़ते फ्यूल ख़त्म हो गया। क्योंकि फ्यूल उसके पास इतना ही था जितने में वो अपने घर पहुंच सके। लेकिन घर पहुंचने से पहले उसके सामने काले काले बड़े बड़े बादल आ गए, घनघोर बादल, जो देखने में पहाड़ों की तरह प्रतीत हो रहे थे। अब बेचारा क्या करे। जो उसका कंपास था वो भी खराब हो गया। कंपास का मतलब होता है आपका दिशा सूचक यंत्र।
कंपास के अंदर आपकी दिशाएं होती है जो हमें ज्ञात कराती हैं कि हम किस दिशा के अंदर हैं। हम जिस दिशा के अंदर होते हैं वो उस दिशा पे उस जो एरो होता है उसका एरो उस पे लग जाता है, ठीक है, जिससे हमें पता चल जाता है कि हम किस दिशा के अंदर है। जब पुराने समय में लोग गहराई का अध्ययन करने जाते थे, बड़ी बड़ी यात्राओं पे जाते थे ना, तब अपने कंपास को अपने साथ कैरी करते थे। The instruments were suddenly dead too and I tried the radio. और जो सारे इंस्ट्रूमेंट थे वो भी सब ख़त्म हो गए अचानक से, और मैंने जब रेडियो को ट्राई किया तो रेडियो वॉज ऑल्सो नॉट वर्किंग। पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी? उसने बोला पेरिस कंट्रोल क्या आप मुझे सुन सकते हैं? देयर वॉज नो आंसर, उनकी तरफ से कोई भी उत्तर नहीं था। द रेडियो वॉज डेड टू, क्योंकि उसका रेडियो भी डेड हो चुका था कम्प्लीटली, उसने काम करना बंद कर दिया था। आई हैड नो रेडियो नो कंपास, उसके पास ना तो रेडियो था ना ही कंपास था। एंड आई कुडंट सी वेयर आई वॉज, और मैं ना ही ये देख पा रहा था कि मैं कहाँ हूँ। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, और मैं बादल और तूफानों में खो गया था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, देन अचानक से काले बादलों में मेरे पास आई सा अनदर एरोप्लेन, मैंने अचानक से दूसरा एरोप्लेन देखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन द विंग्स, उसके पंखों पर कोई भी लाइट नहीं थी। जैसे आपके एरोप्लेन्स होते हैं, डकोटास होते हैं, उन पे ना पंख बने रहते हैं जिसकी मदद से ही वो उड़ पाते हैं, है ना। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी, लेकिन मैं देख पा रहा था कि ये मेरे बगल में उड़ रहा है। मी थ्रू द स्टोम आई कुड सी द पायलट्स फेस, और वो पायलट के चेहरे को भी देख पा रहा था। टर्न टुवर्ड्स मी, आई वॉज वेरी ग्लैड। जब उसने अपनी डकोटा को मेरी तरफ घुमाया तो मैं बहुत खुश हुआ। टू सी अनदर पर्सन, ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, और उसने अचानक से अपना एक हाथ उठाया और मेरी तरफ बुलाया, तो मुझे लगा मेरे लिए कोई मदद कर रहा है। मतलब सडनली आप सपोज करो बहुत डेंजर सिचुएशन में, वो जपार्ड सिचुएशन में हो, और आपको लगे कि मेरी हेल्प करने के लिए कोई भी आने वाला नहीं है, मीन्स आई एम इन फुल ऑफ प्रॉब्लम्स, देयर इज़ नो वन टू हेल्प मी। तो उस टाइम पे आपके सामने अचानक से कोई आपकी मदद करने के लिए आ जाए, तो कैन यू इमेजिन दैट काइंड ऑफ मिराकल? तो आप अपने माइंड में सोच सकते हो कि कैसा जादू हुआ है, ईश्वर का कोई चमत्कार है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी। वो जो नेक्स्ट एरोप्लेन में बैठा था बंदा, वो बोलता है हमारे पायलट को, मुझे फॉलो करो, मुझे फॉलो करो। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, वो जानता था कि मैं खो गया हूँ। आई थॉट ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, और मैंने सोचा कि वो मेरी मदद करने का ट्राई कर रहा है। जब हमें सब कुछ ख़त्म हुआ लगता है ना, और तब अचानक से हमारे पास कोई मदद आ जाती है, तो हमें हर इंसान अच्छा लगता है। और बेसिकली वो इंसान भी कहीं ना कहीं अच्छा था, क्योंकि इतने काले तूफान थे, काले तूफानों में उसकी मदद कर रहा था, तो इट वॉज लाइक अ गुड थिंग फॉर हिम। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, उसने अपने एरोप्लेन को नॉर्थ की तरफ थोड़ा मोड़ा। इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, मेरे डकोटा के सामने, सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू नो फॉलो हिम, तो जिससे आसान हो जाए कि मैं उसके डकोटा को फॉलो कर सकूं। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड। मैं बहुत खुश था उस प्लेन के पीछे ऐसे जाते हुए जैसे मानो कोई आज्ञाकारी बच्चा जा रहा हो। मतलब आपने देखा है ना, कोई ऑबिडेंट चाइल्ड होता है क्लास में, वो टीचर की सारी बातें मानता है। तो जो हमारा पायलट था ना, उस डकोटा में जो पायलट बैठा था दूसरा, उसके सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा था, एकदम ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे वो कितना ऑबिडेंट बच्चा हो। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन क्लाउड्स, और उसने आधे घंटे बाद देखा कि जो वो काला और अजीब सा एरोप्लेन है ना, मेरे सामने अभी भी है। नाउ स्टार्टिंग टू फील फ्रिटेंड, there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly 1, 4, 5 or 10 minutes more. अब उसके डकोटा में केवल इतना फ्यूल बचा था कि वो अपने एरोप्लेन को केवल 5 से 10 मिनट तक उड़ा सकता है। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्रिटेंड अगेन, और वो अचानक से डरने लगा। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, और उसने अचानक से नीचे जाना शुरू कर दिया, और उसने भी तूफान से जाते हुए उस पायलट को फॉलो किया। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी। और अचानक से
जब वह बादलों से बाहर आया तो उसने प्रकाश की जलती हुई 2 लाइन देखी अपने सामने। इट वॉज अ रन अवे एन एयरपोर्ट आई वॉज सेफ। और वहाँ जल्दी से एयरपोर्ट की तरफ भागा। उसने महसूस किया कि वहाँ सुरक्षित है। I turned to look for my friend in the black aeroplane। और उसने अचानक से अपने आप को पीछे देखा अपने फ्रेंड के लिए, जो ब्लैक एरोप्लेन जिसने उसकी मदद की है। बट द स्काई वॉज एम्प्टी। लेकिन जो आसमान था वो पूरा का पूरा खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर। उसने रियलाइज किया कि वहाँ कुछ भी नहीं है। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन। काला हवाई जहाज वहाँ से जा चुका था। आई कुडंट सी इट एनीवेयर। मैं इसको कहीं भी नहीं देख पाया। हैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल। और वहाँ माफ़ी चाहता है कि वहाँ उसे थैंक यू भी नहीं बोल पाया। I went and asked a woman in the control center where I was and who the pilot was. I wanted to say thank you. वो जल्दी से वहाँ अपने ओल्ड डकोटा को पार करने के बाद सेंट्रल रूम में, कंट्रोल सेंटर रूम में जो लेडीज़ काम करते हैं, वर्कर्स काम करते हैं, वहाँ उनसे पूछने गया कि वो जो काला हवाई जहाज कहाँ है जिसने मेरी मदद की थी। मैं ना उसे थैंक यू कहना चाहता हूँ, उसकी वजह से आज मैं जिंदा बच पाया। लेकिन नेक्स्ट पढ़ते हैं। सी लुक्ड एट मी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड। भाई उस लेडी ने मुझे ना बड़े अजीब तरीके से देखा और वहाँ जोर से हंसने लगी। अनदर एरोप्लेन, दूसरा एरोप्लेन है अप देयर इन द स्टोम, जो हवा में था। नो अदर एरोप्लेन वर फ्लाइंग टुनाइट। उसने कहा इस प्लेन के अलावा कोई दूसरा प्लेन आज रात नहीं उड़ रहा था। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार। मैं रडार में केवल तुम्हारा ही प्लेन देख पा रही थी। सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स। तो हमारा पायलट बोलता है कि ऐसा कौन था जिसने मेरी मदद की कि मैं बिना कंपास और रडार और बिना फ्यूल के यहाँ पे सेफली पहुँच सकूँ। वो वॉज अ पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन। उसने कहा कौन था वो पायलट जो काले से हवाई जहाज में बैठा था, फ्लाइंग इन द स्टोम विदाउट लाइट्स, जो तूफान में बिना लाइट्स के उड़ रहा था। आपकी स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। आपकी स्टोरी काफ़ी बिजार थी, काफ़ी पिक्युलर थी, क्योंकि हमारा पायलट होता है वो पेरिस से जा रहा होता है, क्योंकि उसको अपनी फैमिली के साथ एक रॉयल ब्रेकफास्ट करना होता है। रॉयल ब्रेकफास्ट करने के लिए जब वो जाता है तो आसमान एकदम साफ और चमकता हुआ होता है। लेकिन सडनली जब वह पेरिस को अपने पीछे छोड़ता है 150 किलोमीटर, तो वो सडनली रियलाइज़ करता है कि उसके सामने काले काले बादल आ चुके हैं। अब काले काले बादल तो उसके सामने आ गए, लेकिन वो काले काले बादल खतरनाक थे। उनको देखकर ऐसा लग रहा था मानो पहाड़ है। ठीक है, पहाड़ है। पर सडनली उसकी हेल्प करने के लिए एक ब्लैक एरोप्लेन आ जाता है। उस ब्लैक एरोप्लेन के अंदर ना तो कोई लाइट्स होती है, ना उसका पायलट अच्छे से दिखता है, बट फिर भी स्टोव में उसका फेस दिख जाता है। तो हमारा जो पायलट होता है उसको फॉलो करता है। फॉलो कर करके वह अपने पाथ पे पहुंच जाता है। लेकिन जब वहाँ अपने पाथ पर पहुंचता है तो वो देखता है कि वो ब्लैक एरोप्लेन गायब है। तो स्टोरी में हमें लगता है कि वो ब्लैक एरोप्लेन कोई और नहीं, उसकी शैडो थी। अगर उसकी शैडो नहीं थी तो इट वॉज अ मिराकल ऑफ गॉड। तो इट वॉज अ क्वाइट मिस्ट्री स्टोरी ऑफ योर्स। सो आई होप you could understand. Thank you for watching. I hope you have a great day. Take care.